बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। आपको बताते चलें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से। उनका कहना ही इसमें यह था कि इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पाकिस्तान की जमहूरियत की खिदमत नहीं है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि धमकी आमेज़ लहजा पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात में ढकेल रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जी जो इलेक्शन जीता है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को बुरा कह रहा है। मुल्क की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने रविश तब्दील नहीं की तो फिर बड़े मुश्किल हालात होंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो को एमक्यूएम से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो आपने जो बयान दिया है उसका सबूत दें। बिलावल भुट्टो ये सबूत दें कि कौन से हैं एमक्यूएम के 26 दहशतगर्द जो जेल से छूटे। कराची से 18 सीटें एमक्यूएम को यानी दिलवाई गई या एमक्यूएम को मिली। हम माजी में भी इतनी ही सीटें ले चुके हैं। इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान हमारे साथियों को शहीद किया गया। हमने इस शहर का अमन ख़राब नहीं होने दिया। ये कहना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं का, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो बयान दिया गया था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया था, और अब देखना ये होगा कि चूँकि कॉलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है जिसमें गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से हिस्सेदार नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को 18 सीटों के साथ एक बड़ा हिस्सा हासिल होगा। 6 वजारतें जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को दी जा रही हैं, जिसमें से 4 वजारतें हैं, एक वज़ीर मुमलिकत और एक मुशीर शामिल है। एक बड़ा हिस्सा पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक इस वक्त जो है वो अचंभे की बात यह है कि जहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए जो है वो तेज़तर कोशिशें कर रही है, उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं वो इस वक्त हुकूमत से दूर जाना चाह रही हैं। यानी वो नहीं चाहती कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बने। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को बहुत ही कठिन हालात से गुजरना होगा। एक मुश्किल हालात हुकूमत के सामने होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है या जिस तरीके से IMF की शराइत को पूरा करना है, तो लगता यह है कि जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए अगले 2 साल बहुत मुश्किल होंगे, और इन 2 सालों से निकलना बहुत मुश्किल होगा कि जब तक कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पहले तो जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप की जानिब से जो है ना वो ये कहा गया था कि वो हुकूमत में कम अज़ कम अगर शामिल ना हुए तो कम अज़ कम वोट ज़रूर देंगे। लेकिन अब कल जब से जो है ना वो यानी मौलाना फजल रहमान का कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से ये अंदाज़ा होता है कि अब किसी भी सूरत जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप की जो है ये हुकूमत का साथ नहीं देगी, किसी भी सूरत हुकूमत का साथ नहीं देगी, बल्कि हुकूमत को यानी उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी जो है वो अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी है। तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ रहनुमाओं से, लेकिन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि जी एक तरफ तो जमीयतुल उलमा इस्लाम F यानी मौलाना फजल रहमान ग्रुप जो है वो उसने हुकूमत में शमूलियत, हुकूमत में बैठने और हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत करने से साफ इनकार कर दिया। और मौलाना साहब का कहना यह था कि जी किसी भी सूरत जो है ना तो वो वोट देंगे वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट को, ना ही वो हुकूमती बेंचेस पे यानी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना चाहेंगे, बल्कि अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रोज़ कबल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यानी जब उसकी CEC का इजलास हुआ और CEC के इजलास के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत जो है ना हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, अलबत्ता वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को वोट ज़रूर दे देंगे। और उसके साथ ही साथ अब कुछ
जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया गया मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। आज भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी ने कहा है कि जी जो कुछ कराची में हुआ, जिस तरीके से जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो इलेक्शन जीत गए, और 2018 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन 2024 में तमाम हदें पार हो गई हैं। इशारा जो है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ रहा, इसलिए कि 18 सीटें मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हासिल की हैं। साथ साथ ये भी कहना है कि जी GDA जो है ना वो सियासी यतीम हो गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है मोहम्मद अली राशिद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मतलब इस वक्त पोस्ट इलेक्शन जो सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो आपकी मफाहमत हो गई। कहाँ तो पहले आप लोग बड़े सियासी बयानबाजी, इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ बयानात, तीर का शेर से शिकार, ये तमाम चीज़ें चलती रहीं, लेकिन अब आप कम अज़ कम उनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार हैं। वजारतें ना लें तो कोई बात नहीं, लेकिन मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के खिलाफ अब भी बातचीत जारी है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और दीगर मामलात पे असर पड़ रहा है। हम तो अपनी बात पे कायम हैं। अब PTI ने कहा है कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? हम अगर किसी PM के उम्मीदवार को वोट नहीं दें तो कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता, तो क्या हम उसको ऐसे ही लटका रहने दें? अच्छा सर, ये जो खबरें थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने रब्ता करने की कोशिश की थी बानी PTI से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसमें कोई सदाकत है? नहीं, ऐसे कोई सदाकत PTI शेर अफजल साहब ने कहा कि जी रब्ता करने की कोशिश की थी जरदारी साहब ने, लेकिन देखें, शेर अफजल साहब का मैं क्या कहूँ, उनके तो घर वाले उनको सीरियसली नहीं ले लेते, मीडिया और आवाम उनको क्यों सीरियसली ले रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मगर इस बात की हमने तरदीद कर दी है, कह दिया है ऑलरेडी कि ऐसी कोई चीज नहीं है। पहली चीज होती तो हम बता देते। दूसरी चीज, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। उनके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, उनके पास वोटर्स तो छोड़े, उनके पास उनके सपोर्टर्स नहीं थे, उनके पास वर्कर्स नहीं थे। मैं अपने हल्के कोरंगी की आपको हाल बता देता हूँ। उनका जो NA का उम्मीदवार है नंबर 6 पे आ रहे थे और उनको उठा के नंबर 1 पे जिता दिया गया। तफसीली वीडियोस भी मंजर आम पे आई हैं कि कैसे वो ठप्पे लगा रहे थे, लोग रंगे हाथों पकड़े गए। NA का जो उनका इलेक्शन ऑफिस था वो इलेक्शन के दिन बंद रहा। सर, अब मुझे ये बताएं कि इन इलेक्शंस पे क्या मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई और जमात खुश है कि इलेक्शन सही हुए हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, कोई जमात खुश नहीं है, बिल्कुल कोई जमात खुश नहीं है। यानी आप भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, GDA भी कह रही है, JUIF वाले भी कह रहे हैं, जमात इस्लामी भी कह रही है, PTI तो खैर कह ही रही है, तो सिर्फ मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो ऐसी जमातें हैं जो कि इलेक्शन से मुतमईन है? बिल्कुल ऐसा ही है। और शाज़िया मरी साहिबा ने जो बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि 2024 में सब हदें पार कर दी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कराची शहर में जिस पार्टी का जेन्युइन एक सीट का मैंडेट भी नहीं था, उठा के 17-18 सीटें उनको दे दी। सर, फिर सारा मैंडेट आपका था या PTI का था? मिक्स था, जिसका जो भी है वो तस्लीम करना चाहिए। कोरंगी से जो आप कह रहे हैं 6 नंबर पे थे, उसमें पहले नंबर पे कौन था? वो पहले नंबर पे हम थे। अगर नहीं थे तो आ जाए, दिखा दें। फॉर्म 45 है, हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अगर PTI का तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर हमारा है तो ये तो PTI भी कहती है कि उनका पीपल्स पार्टी से मुकाबला था, वो पीपल्स पार्टी कहती है हमारा PTI से मुकाबला था। ये ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नंबर 6 से उठा के आपने नंबर 1 पे किसी को बैठा दिया। सारी PS प्रोविंशियल असेंबली की सर, तो ऐसे तो डिफेंस की सीट जिसपे मिर्जा अख्तियार बेग जीते हैं, वहां तो नीचे की सीटों पे रेहान जो बंदूखड़ा है PTI के, वो जीत गए, और कौमी असेंबली की सीट का रिजल्ट यकसर मुख्तलिफ है। ऐसे तो सर आपके लिए भी कहा जा रहा है कि जो सबसे आखिर में ये रिजल्ट निकाला गया है फॉर्म 45, उसके निकालें तो नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उस पे भी जाएंगे आप फॉर्म 45 के हिसाब से? इलेक्शन ट्रिब्यूट देखें, जो जिसको चैलेंज करना है उसको अलाउड है ना। नहीं सर, गए कोर्ट इलेक्शन। सर आप कह रहे हैं कोरंगी वाली सीट पे फॉर्म 45 ले आए, उस पे साथ चलेंगे। कराची की सारी सीटों पे फिर किस तरह कर लेना सर? तो मैं मना कर रहा हूँ कि सर फिर आपकी भी सीटें जाने का खतरा है। जैसे NA 241 है, खुर्रम शेर जमान का ये दावा है कि जी आप फॉर्म 45 पे आ जाएं और मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से नंबर पे, किस नंबर पे। भाई आप हमें नहीं दिखाएं, उनसे कहें कोर्ट में जाके दिखाएं। हम भी कोर्ट जा रहे हैं, वो भी कोर्ट जाए, कोर्ट फैसला कर ले। जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। हम तो सर अब अगर इलेक्शन में आप धांधली कह रहे हैं तो क्या आप भी एहतजाज की तरफ जाएंगे? हम अपनी कानूनी जो
एक राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे। कोर्ट में हम जा रहे हैं, हमने चैलेंज कर दिया है कोर्ट में, और बाकी हर फोरम पे, मीडिया पे भी हम इस पे आवाज उठा रहे हैं, बाकी जहाँ जगह हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ कहाँ क्या तो सर अच्छा, अता तारड़ वाली सीट पे सर वो सीट भी चैलेंज किया आपने, अता तारड़ वाली जिसपे के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार गए? सारी सीट्स हमने की हैं। अच्छा, हमें लगा है कि वहां हुई है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार हैं? नहीं, आप बताएं क्या करें, आप बताएं, कोई बेहतर आपके पास मशवरा हो तो बता दें। मुल्क को हम इसी अनसर्टेनिटी, सर ये तो फिर वही पीडीएम 2 बन गई है ना, जिस तरह आप लोगों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हुकूमत साजी के हवाले से, तो लोगों ने कहा जी फर्क क्या है 16 महीने की जो हुकूमत रही उसमें या अब जो बनने जा रही, क्या डिफरेंस है? सर आप बता दें सर मुझे। मैं आपको बताऊं, अगर आप सुने, मुझे इंटरप्ट करे बगैर मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस ये है कि इसमें हम वजारतें नहीं ले रहे। डिफरेंस ये है कि पीटीआई, देखिए हमारा एक सर ट्रेजरी बेंचेस पे तो बैठेंगे ना सर, साथ हुकूमत के तो होंगे। मेरी आप देखें, या तो आप बात करें सर, आप बताएं जी जी जी, आप जवाब तो देने दें जी। हाँ, देखें, एक सिंपल सियासत का असूल होता है, जो भी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा सीटों की आती है, उसको दावत दी जाती है कि आप हुकूमत बनाएं और उनके साथ बैठें। हम तो पीटीआई से बात करने को तैयार थे, मगर पीटीआई हमसे बात करने को नहीं तैयार, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? हम यही कर सकते हैं ना कि हम मजीद इन चीजों को तसादुम की तरफ नहीं लेके जाएं, और हम जो हैं, जो भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े, चले पीटीआई डजंट वांट टू टॉक टू अस, तो सबसे सेकंड जो आई है वो ये है, हम कहते हैं भाई हमें नहीं वजीर आजम बनना, हमें नहीं चाहिए कोई मिनिस्ट्री, हमें नहीं बनना हुकूमत। पीडीएम 2 ये इसलिए नहीं है, इसलिए हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे, हम कुछ वजारतें नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं कि चलें फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, द सेक ऑफ दिस कंट्री, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कि चीजों को स्टेबलाइज किया जाए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। अब स्टॉक मार्केट को देखें, क्रैश करे जा रही है। सही कह रहे हैं सर, मतलब मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए आपने ये स्टेप मजबूरन लिया है। सर क्या कहेंगे जीडीए के हवाले से? सियासी यतीम कहा गया उनको, लेकिन सर वो तो कल बड़ा जबरदस्त धरना करने जा रहे हैं, जो नेशनल अपना सुपर हाईवे नेशनल हाईवे उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं, उसके इंटरचेंज को। आप नहीं समझते सर हालात मतलब अब मजीद खराबी की तरफ चले जाएंगे? जमात इस्लामी जो है वो भी, उसने भी कल जो है एहतजाज की कॉल दे दी है, JUI जो है उसकी जानिब से भी एहतजाज की कॉल है। क्या कहेंगे सर, मतलब ऐसी सूरत हाल में क्या आप लोग नहीं चाहते कि इन पार्टियों को भी कम से कम इनसे मशावरत की जाए, ताकि पाकिस्तान को अब मजीद एजिटेशन की सियासत जो है ना वो उसका मुतमिल नहीं हो सकता? देखें, अगर आप आज किसी बच्चे से भी जाके पूछना है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहिरा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इस टाइम पे कर रही है, तो हर कोई आपसे कहेगा पीपल्स पार्टी कर रही है। वो जहां एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है हम अपना करवा रहे हैं, मगर हम तसादुम की तरफ या अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा रहे। जीडीओ को अगर हमने कहा सियासी यतीम हो गई है, उसलिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, कोई सीटें नहीं निकाल सके, वाइप आउट हो गई, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जहां तक जो धरने हैं वो कह रहे थे कि किसी को पुरअमन एहतजाज करना एक डेमोक्रेटिक राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का, तो जो वो कर रहे हैं तो उस पर मैं तनकीद का निशाना उनको नहीं बनाऊंगा। उनका हक है, उनको लगता है कि गलत हुआ है, तो मगर साथ साथ कोर्ट भी जाएं, कोर्ट में भी चैलेंज करें, सबूत जो भी चीजें कोर्ट में पेश करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो साथ साथ वो भी करें ना। सिर्फ सियासत या ऑप्टिक्स के लिए ये नहीं करेंगे भाई हम धरना दे रहे हैं या हम ये कर रहे हैं। भाई अगर बाकी आपके साथ कुछ हुआ है और अगर फॉर्म 45 है आपके पास, आपको लगा है रिजल्ट चेंज है, आपके पास वीडियोज हैं, आपके पास ठप्पे लगे हुए चीजें आपने पकड़ी हैं, लोगों की आपको आरओ की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं, तो उस तरह आप करें। तो बिस्मिल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली राशिद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद अली राशिद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात करें मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से कि उन पर जो तनकीद की जा रही है, न सिर्फ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तनकीद की गई है, इसके अलावा PTI और जो दीगर जमातें हैं जो समझती हैं कि शायद मुबैना धांधली हो गई, या जो मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान ने 18 सीटें हासिल कर लीं, इस हवाले से ये कहा जा रहा है। मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि जी माजी में भी वो 18 सीटें या इससे ज़्यादा हासिल करते रहे, इसलिए कोई नई बात नहीं है। और यही वजह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये भी कहना था मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान के जो कायदीन है कि जी ये एक तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसी वाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साजिद अहमद साहब, रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।
जी बात समझ। जी साजिद साहब मुझे बताइएगा सर कि अब 18 सीटें आपने हासिल कर ली हैं, 6 वजारतें आपको दी जा रही हैं, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और आप यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अलावा इलेक्शंस को कोई भी क्रेडिबल नहीं मान रहा है सर, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने भी जीतने वाले ने होने वाले इलेक्शन को कबूल किया और जो नहीं जीते उन्होंने कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया उसका ना। उन्होंने हमेशा धांधली कवाबिल और शोर रहा है। 2018 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या मुख्तलिफ जमातों की सीटें नहीं छीनी गई थी? क्या कराची की 18 2018 में क्या हुआ था जरा मुझे बताएंगे? 2018 में भी 2018 के अंदर में भी कह रहे हैं सर आप, इसका मतलब 24 में भी यही हुआ है? 2018 के अंदर यही हुआ है ना सब कुछ के एमकेएम के साथ माजी में होता रहा है और उस दौरान भी यही हुआ। एमकेएम के साथ के एमकेएम कमजोर थी। नहीं सर, इलेक्शन में क्या हुआ था हमारे और एमकेएम की उस वक्त सीटें छीनी गई थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की सीटें छीनी गई थी उस वक्त। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 2018 में किस तरह सीटें छीनी गई, क्या हुआ था? नताइज लेट हुए थे या क्या हुआ था? आरटीएस बैठ गया था। और आरटीएस जो बैठा था यानी फॉर्म 45 जो पोलिंग एजेंट से मिलता है वो आप लोगों के पास आ गया था? वो आ गया था लेकिन आरटीएस बैठ गया था और एक दो दिन बाद रिजल्ट आया। और सर इस दफा क्या हुआ? इस दफा भी तो नताइज 2-3 दिन बाद रिजल्ट आए थे सर। इस दफा भी तो 1-2 दिन के बाद ही रिजल्ट आए हैं, फौरी रात में तो इस दफा नहीं बैठा है। अच्छा, ये फर्क हुआ कि आरटीएस नहीं बैठा लेकिन रिजल्ट लेट हुए, लेकिन आरटीएस नहीं बैठा। इस दफा मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। देखिए पिछली मर्तबा जो रिजल्ट आए थे वो 66 घंटे लेट हो गए थे। अभी तो 39-36 घंटे रिजल्ट आ गया। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि कराची से रिजल्ट आने में 36 घंटे लगने चाहिए क्या? सर आपने इतने इलेक्शन लड़े हैं, आप लोग माशाल्लाह इलेक्शन जीतते भी रहे हैं। माजी में सर अगर मैं आपसे 88, 90, 92 की बात करूं सर, रात में कितने बजे तक रिजल्ट आ जाते थे? मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं, जबकि उस वक्त मैक्सिमम व्हाट्सएप जी मैक्सिमम 4-5 घंटे लगने चाहिए। लेकिन क्या उस वक्त एमकेएम वोट लेती थी और लोग वोट देते थे उसको, तो उस वक्त क्या पूरे पाकिस्तान में ये ढंडोरा नहीं पिटा जाता था कि एमकेएम धांधली करती, ठप्पे लगा दी? उस वक्त भी लगते थे ना सर। अगर आपको याद हो, आता था, अगर रिजल्ट उस वक्त जल्दी आता था तो दूसरा नाम ये लगता था कि सर रात के 12-1 बजे जो है 9-0 पे जश्न मना लिया जाता था। ये बात दुरुस्त है या गलत है? इलेक्शन वाले दिन देखिए डॉक्टर साहब, रात 11 बजे 12 बजे पूरी लिस्ट लगा दी जाती थी कि इन हल्कों से एमकेएम कामयाब हो गई है और जश्न का ऐलान कर दिया जाता था। ये ऐसा होता था या नहीं होता था, ये बताएं मुझे सर। डॉक्टर साहब मैं जो कह रहा हूँ उस पॉइंट को बोले ना जी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 4-5-6 घंटे लगते थे, रिजल्ट आ जाता था उस वक्त, ठीक है ना। लेकिन जब उसके बावजूद भी एमकेएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये किया जाता था कि धांधली और ठप्पे लगाकर ये लोग इलेक्शन में आए, ठीक है ना। यानी एमकेएम से तो किसी सूरत लोग राजी है नहीं। एमकेएम पर कुछ ना कुछ बहुतान तराशी, इल्जाम तराशी शुरू से आज तक सर। इस दफा क्या वजह समझते हैं आप? सोचना क्या है जी, इस दफा क्या वजह समझते हैं, क्यों लेट हो गए रिजल्ट्स? देखें तो आप कह रहे हैं आरटीएस भी नहीं बैठा? आरटीएस देखिए रिजल्ट मैं ये नहीं कह रहा, हम तो कह रहे हैं कि रिजल्ट 2 से 4 घंटे माने। हमें भी तशवीश हो गई थी जब रिजल्ट लेट हुए और जब। अच्छा, आप मुतमईन है वैसे इलेक्शन की शफाफियत से मुतमईन है और उनके नताइज से मुतमईन है आपकी पार्टी? हम मुतमईन क्यों हैं? हमारी मुतमईन होने की बुनियादी वजह यह है कि एमकेएम गुज़श्ता इंतखाबात से 5-6 महीने पहले से कराची के मुख्तलिफ टाउन के अंदर इलेक्शन वो जज से जुलूस कर रही थी, कार मीटिंग कर रही थी। एमकेएम की तंजीम ग्राउंड पर उतरी हुई थी, लोगों के मसाइल हम रिजॉल्व करवा रहे थे। लोग हमसे वादे वहीद कर रहे थे कि नहीं आप ही लोग हैं जो हर वक्त ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं। दुनिया ने देखा भी, जब भी बुरा वक्त कराची पर पड़ा, सेंसस का कोई मसला आया तो एमकेएम सबसे आगे आई। बल्दियाती इलेक्शन का मसला अगर लेट हुआ तो एमकेएम सबसे ज्यादा आगे आई। कराची में अगर हीट वेव आई तो एमकेएम आगे आई। कराची में जब भी कोई ऊंच नीच हुई, मामला खराब हुए, कराची की फंडिंग को रोका गया जब भी, तो एमकेएम आगे आई। 28 तरमीम के बाद कराची की फंडिंग रोकी गई, एमकेएम आगे आई। हर दौर पर तो एमकेएम आगे रही ना, और पीछे बाकी लोग शोर करने वाले रहे सारे। अच्छा सर, ये 26वीं सर मुझे एक बात ये बताएं, 26वीं तरमीम की जो आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि नून लीग जो कि सादा अक्सरियत भी नहीं रखती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरीके के बयानात आपकी पार्टी के लिए आ रहे हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद भी 26वीं तरमीम आप करवाने में कामयाब होंगे? देखिए हमारी पूरी कोशिश है और ये बिल्कुल बेस है ना जो हमने बात नून लीग के वक्त से कही थी, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था कि आपकी बात बिल्कुल, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो बॉडीज है बिल्कुल बेस है ना।
दुनिया के अंदर यही बेस है, यहीं से लोग। सर मैं बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता फिर क्या होगा सर, ये बताएं। नहीं होता तो फिर रोड हैं डॉक्टर साहब, नहीं सर, रोड है, एहतजाज का जायज हक है। अच्छा, पार्लियामत मौजूद है, आप भी रोड पे निकलेंगे फिर 18 सीटें जीतने के बाद? किस हवाले से एहतजाज करेंगे सर? यकीनन एमकेएम ने जो अपनी तरमीम लाएगी कौमी असेंबली के अंदर, सर वो और तो लाने के बाद यकीनन दुनिया के आगे उन तमाम जमहूरी जमातों का चेहरा भी वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि लोकल गवर्नेंस सिस्टम किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर बेस होती है, ठीक है ना। तो उन लोगों का, उन सियासी जमातों का भी चेहरा साफ हो जाएगा, धुंध छाई हुई वाज़ेह हो जाएगी कि भाई ये असल दुश्मन जमहूरियत के असल दुश्मन ये है, लोकल बॉडीज के असल दुश्मन ये है। ये नहीं चाहते कि सिटीज से लेकर और यूसीज तक इख्तियार ग्राउंड तक जाएं, आम लोगों तक जाएं, ये नहीं चाहते। तो उन पार्टियों के चेहरे वाज़ेह हो जाएंगे, उसके बाद हम लाएमल बनाएंगे हमें इनके खिलाफ क्या करना है। अच्छा, आपको लगता है कि नून लीग आपकी बात मान जाएगी? आप नून लीग से कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से भी मनवाएं, नून लीग के तो अपने इख्तियार में नहीं है, वो तो खुद मोहताज है दूसरी पार्टियों से अपने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के वोट के लिए। आपके ख्याल में दूसरी पार्टियों से कहेंगे नहीं हमें वोट भी दें आप, लेकिन साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फरमाइश भी आपने पूरी करनी है? नहीं, हम नून लीग से नहीं बोल रहे कि आप कायल करें। हमने नून लीग हमसे कायल हो चुकी है अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो। लेकिन उम्मीदवार वो नंबर पूरे नहीं है ना सर, नंबर पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए दीगर छोटी जमातें भी हैं, उनसे बात वैसे फिर भी नहीं होती। देखिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी को आप निकाल दें, पीछे क्या नंबर रह जाते हैं? देखें, जो भी पीपल्स पार्टी से भी उनको भी हम कायल करने की कोशिश करेंगे, और पीटीआई को भी कायल करेंगे। पीटीआई तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की हामी, वो अलग बात है कि ये एम्पावर नहीं कर सके अपने 3.5 साल दौर के अंदर। वो तो बानी पीटीआई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग इससे कोई बातचीत नहीं होगी। एमकेएम से बात ना करें, इश्यूज पर तो बात हो सकती है। हाँ। ये बेसिक मसला है, और एमकेएम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही कि लोकल बॉडीज को। गौहर अली खान साहब ने तो कह भी दिया था कि चलें हो सकता है हम एमक्यूएम से बात कर लें। बानी पीटीआई ने साफ अल्फाज में मना कर दिया, उसके बाद से तो एमक्यूएम की बाज़गश्ती खत्म हो गई पीटीआई की जानिब से। अभी जब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो पार्लियामेंट के अंदर जब इश्यूज आते हैं तो उस इश्यूज का फायदा एमक्यूएम को नहीं है। एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान के लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। एमक्यूएम चाहती है कि एम्पावर हो, एमक्यूएम चाहती है कि जो मेयर्स हो उनके पास पूरी पावर हो, फंडिंग उनके पास आए, डिस्ट्रिक्ट में फंडिंग जाए, नीचे फंड जाए, बाकायदा यूसीज में फंड जाए। लोग चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं, और एमक्यूएम भी चाहती है कि मेयर के इख्तियारात आइन के अंदर वाज़ेह हों, इनके डोमेन में कौन कौन से इदारे हैं वो राइट लिखे जाए बाकायदा आइन के अंदर। एमक्यूएम तो जायज बात कर रही ना, और इसका फायदा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को है। वो इसलिए कि अगर ग्राउंड पर लोकल बॉडी सिस्टम काम करेगा, मिसाल के तौर पर 4 साल का टर्नओवर इनका होता है, इन्होंने अगर अच्छा काम कर परफॉर्मेंस दे दी तो आगे आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर यकीनन जो पार्टी लोकल बॉडी जीतेगी उस पार्टी को फायदा होगा ना। मिसाल के तौर पर 2004 के बाद से और जो मुशर्रफ साहब का दौर था, एमक्यूएम ने अपने जो काम किए थे उस बुनियाद पर एमक्यूएम 2 टर्न्स निकाले थे, 2008 से 13 और 13 से 18 का बाकायदा तौर पर ना। तो इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, और उसका नतीजा ये निकला कि जब दोबारा लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए एमक्यूएम के एहतियाज करने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जिसमें वसीम अख्तर मेयर कराची बने थे, तो लोग, जबकि एमक्यूएम बहुत क्राइसिस में थी, लेकिन लोग भरपूर तादाद में रोडों पर निकले, वोट कास्ट किया अपना, और दोबारा से मेयर एमक्यूएम को मुंतखब किया। वो अलग बात है कि पावरलेस उस वक्त की सिंध गवर्नमेंट ने उस मेयर को पावरलेस किया, इख्तियार नहीं दिए, तो हम भुगते हुए माजी को। तो हम चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर कुछ ऐसा हो कि जिससे हम लोगों को फायदा पहुंचा सके। अच्छा, तो सर अब ये बता दीजिएगा कि यानी एक तरफ आपके पास बल्दियाती हुकूमत नहीं है, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत में आपकी शमूलियत की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वफाकी हुकूमत से अगर आप ये वजारतें ले भी लेते हैं, या चलें आप तरमीम कराने में भी कामयाब हो जाएं और चीज़ें हो जाएं, मेयर तो आपका है नहीं, तो सर कराची के लोगों को सर्व कैसे करेंगे आप? वफाकी वजारतें तो पहले भी आपके माजी में भी रही हैं, पिछले कोई 5 साल आपके पास जो है ना, वो 5 या 6 साल आपके पास वफाकी वजारतें रहीं, लेकिन आप इलेक्शन के वक्त जिस वक्त आए उस वक्त आपने कहा कि नहीं जी हमारे पास वफाकी वजारतें ज़रूर रहीं, लेकिन हम जो है ना वो काम इसलिए नहीं कर सकते थे कि 18वीं तरमीम के बाद तो सब कुछ करना है सिंध हुकूमत ने, 26वीं तरमीम के बाद लोकल गवर्नमेंट ने करना है, उसमें भी आप मौजूद नहीं है। कैसे सर्व करेंगे सर कराची? एक तो पहली बात आपकी ये जी कि अगर ये हम इस चीज को, इस हमारे मुतालबा एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कराची के हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। हमारा इशू ये नहीं है कि जमात इस्लामी लोकल का मेयर हो
पीपल्स पार्टी का मेयर हो, पीटीआई का मेयर हो, हमारा मसला ये है कि जो भी आने वाले मेयर हो या जो अभी मौजूदा है वो पावर लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस वक्त 1 साल हो गया, 1.25 साल तकरीबन ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन को हो गया ना, लेकिन इस वक्त तक आप देख रहे हैं कराची के मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर चले जाएं, जो टाउन नाज़मीन है वो उनके पास इख्तियार नहीं है, वो लगी बंदी तनख्वाह दे रहे हैं वो इदारे को, मुलाजमीन को, और थोड़े बहुत जो पैसे बच जाते हैं वो कहीं आगे पीछे लगा दिए, सर्विस के कवर्स ले लिए, रिंग्स ले लिए, या छोटी मोटी कहीं चीजें फंडिंग करवा दी। तो बड़े पैमाने पे यानी जो शहर 40,000 अरब रुपए कमा के दे रहा है उसका ये हाल है कि उसके टाउन नाज़रीन किसी पार्टी के बेचारे पावरलेस है। हम इस चीज को फेवर कर रहे हैं। देखिए हमने तो सर आप समझते हैं कि उनको पावर दिलवा देंगे तो काम हो जाएगा? हालांकि अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, उनकी हुकूमत है, पैसे चाहे सिंध हुकूमत से आए या लोकल गवर्नमेंट से आए, काम करने के दावे कर रहे हैं वो, और अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें दोबारा जब बल्दियाती इलेक्शन में जाना होगा तो अवाम वोट नहीं देगी। तो आप नहीं समझते इसमें आपका क्या रोल रहेगा सर? देखिए मैं डॉक्टर साहब, देखें जो पिछले बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर जिस तरह से पीपल्स पार्टी टेम्परिंग करके आई, सबको पता है ना। पीटीआई के 30 चेयरमैन को तोड़ा गया बेचारों को, उन्होंने वोट नहीं डाले, जब उन्होंने वोट नहीं डाला तो ऑटोमेटिक पीपल्स पार्टी विन कर। चले सर वो डाल भी देंगे तो जमात का मेयर आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन भाई मसला इस सिटी का है। मसला पाकिस्तान में जो सिटीज हैं, जो प्रोविंसेस हैं, जो उसके अंदर फिर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो यूसीज हैं, मसला सारा पाकिस्तान के लोगों का, डॉक्टर साहब इंसानियत का मसला है। ये नहीं कि हमारा मेयर आएगा तो उसके पास इख्तियार होना चाहिए, हमारा ना हो तो उसके पास, ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं, हमने जमात इस्लामी से भी कहा था कि इस इलेक्शन में भी ना जाए जब तक डिलिमिटेशन सही ना हो जाए। देखिए डिलिमिटेशन होने के बाद 75 लाख की आबादी ऐड हुई है और कराची की 75 यूसीज में इजाफा हो गया। एक बहुत बड़ा काम हुआ है ना कि मुस्तकबिल के अंदर जो भी यूसीज 75 यूसीज ऐड हो गई हैं, उसका फायदा आने वाले इलेक्शन के अंदर जो भी जमात आएगी विन करेगी उसको। मेरे हिसाब से तो इस जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं इसको कुलअदम करार देकर दोबारा से री इलेक्शन। अच्छा सर, ये जो धरने होने जा रहे हैं अब JUIF की जानिब से कनकोट पे धरना है कल, फिर कल ही जो है वो GDA की जानिब से सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे के इंटरचेंज पे धरना है, जमात इस्लामी अलग धरना करने जा रही है। क्या समझते हैं सर, अब सारी जमातें इस तरह से अगर धरने और एहतजाज की सियासत पे जाएंगी, आप समझते हैं फिर कोई मामला आगे बढ़ पाएंगे? देखिए धरने और एहतजाज की सियासत से फायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत खराब है इस वक्त ना। सर आपके मेयर साहब, आपके गवर्नर साहब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बात सुन नहीं रहा है कोई। मुख्तलिफ सियासी जमातों से उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई भी उनकी बात मानने के लिए तैयार है। लोग अपने अपने एहतजाज और धरनों का ऐलान कर रहे हैं। नहीं मुस्तहकम पाकिस्तान सबकी जरूरत है ना भाई। पाकिस्तान होगा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिक्स होगी। जब पाकिस्तान ही कमजोर होगा, वीक होगा, तो उनको पॉलिटिक्स करने में मजा नहीं आएगा किसी को भी ना। और लोग दूसरे एक वक्त वो आ जाएगा उनका इलेक्शन से और पॉलिटिकल पार्टी से एतबार खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा। और कल को यकीनन पाकिस्तान के अंदर 30 साल मार्शल लॉ है और 30 से 35 साल जमहूरियत रही है, लूली लंगड़ी जिस तरह की जमहूरियत है ना, ठीक है ना। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सका है, ठीक है ना। पाकिस्तान की तारीख में आज तक डैम उस तादाद में नहीं बन सके हैं जिस तरह बनने चाहिए थे। पाकिस्तान की तारीख में आज तक आप उठा लें कि IMF से पाकिस्तान बनने के बाद कुछ अर्से बाद ही हम IMF के पास चले गए थे और इस शिकंजे से निकल नहीं पा रहे, बल्कि इसका घेरा मजीद तंग होता जा रहा है, ठीक है ना। आज ये नौबत आ गई है कि उसकी डिक्टेशन के बगैर हम चल नहीं सक रहे। वो कह रहा है कि स्वी गैस के रेट बढ़ाने हैं तो बढ़ाने हैं, वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाने हैं तो बढ़ाने हैं, वो कह रहा है पेट्रोलियम प्राइस में रेट बढ़ाने हैं तो बढ़ाने हैं, वो कह रहा है दीगर चीजों में रेट बढ़ाने तो बढ़ाने हैं। इसका मतलब है कि हम मजीद गुलामी में चले आएंगे। अगर इस गुलामी से निकलना है तो फिल वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जाती एजेंडे से बाहर आकर इज्तिमाई एजेंडे की तरफ गौर करना पड़ेगा, ठीक है ना, और उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। और ताकि पाकिस्तान स्टेबल होगा। हम इलेक्शन तो पूरी हर 5 साल बाद, हर साल 3 साल बाद होते रहेंगे ना, कोई ना कोई हुआ, कभी जल्दी कभी देर, ये कभी रुकेगा नहीं, इलेक्शन सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान एक दफा कमजोर पोजीशन में चला गया तो उसको निकलना ICU से, इस वक्त पाकिस्तान ICU के अंदर है। सर आप समझ रहे हैं हुकूमत बन जाएगी नून लीग की आपके साथ मिलके और मतलब कोई रुकावटें नहीं आएंगी इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं? देखें सब तय हो गया है, थोड़ी सब कुछ तय हो चुका है। अच्छा, से बातचीत गुफ्तगू आप लोग की आपस में सब बातें तय हो गई हैं? वो इसलिए अच्छा थोड़ी सी वो ये भी जरूरी होता है कि इस दौरान ऐसे मौकों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं, मिलना मिलाना,
कोई पीटीआई से मिल रहा है, पीटीआई किसी से मिल रही है, एमकेएम किसी से मिल रही है, कोई एमकेएम से मिल रहा है, कोई जमात आके मिल रही है। तो ये तो एक रूटीन की एक प्रैक्टिस होती है हमेशा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी, या कोई बड़ा इशू आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्टिविटी को देख के आप समझें कि यार कि आने वाली हुकूमत का बनना बहुत मुश्किल। आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह बन जाएगी, लेकिन अल्लाह करे पाकिस्तान स्टेबल हो, मजबूत हो, मुस्तहकम हो। बाकी तो पार्टीज की सियासत आपस में चलती रहती है, ये सियासत जिंदगी में खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान एक मरतबा कमजोर और बहुत कमजोर हो गया तो इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज बनी पाकिस्तान के लोगों पर आएंगे। अच्छा सर, मुझे बताइए 6 वजारतें जो आपको मिल रही हैं उसके लिए नामों का जो इंतखाब है वो कर लिया गया है? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे अभी नहीं सर, वैसे अगर कर भी लिया होगा तो मेरे इल्म में नहीं है इस वक्त। आपके इल्म में नहीं है? मेरे और माजी की तरह वही खास वजारतें जो आपको चाहिए होती हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग, इसके अलावा हेल्थ जो कि सेहत है, और वही तमाम वजारतें जो वही आपके हिस्से में आ रही हैं? अल्लाह करे देखें ये डिमांड की गई है या खुद से ही आपको ये वजारतें मिल रही हैं? एक पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि अगर किसी के साथ अपनी हुकूमत बनाए तो। सर वैसे पोर्ट्स एंड शिपिंग में क्यों हमेशा मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का एक दिलचस्पी रहती है, क्या वजह है? अच्छा देखें, आपने कराची के लोग केएमसी केडीए 88 से हम देखते चले आ रहे हैं सर, वो पोर्ट्स एंड शिपिंग में ना, अगर कोई एक वजारत भी एमक्यूएम को मिल रही होती है तो कम से कम पोर्ट्स एंड शिपिंग आपको जरूर चाहिए होती है। आप आज से पहले बाबर गौरी ने पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर बहुत काम कराया, ठीक है ना। फैसल ज़ारी भाई ने भी अच्छा वहाँ काम कराया, अपना अच्छा रोल प्ले किया है। इसके अलावा बाबर गौरी भाई के जमाने में और फैसल भाई के जमाने में कराची के लोगों को वहाँ जॉबें दी गई हैं यार, डॉक्टर साहब जॉबें दी हैं बड़ी। सर बाद में लेकिन हटा भी उनको दिया गया, केसेस चलते रहे, और अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो जॉब पे नहीं है और ये केसेस चल रहे हैं कि जी वो एमक्यूएम ने गलत भर्तियां की हैं। अच्छा ये सिर्फ कराची में होता है, अच्छा कराची में, सिंध के अंदर, बाकी पंजाब से में कहीं नहीं, और दीगर सूबों में कहीं ये कहानी नहीं होती सर। यही भाई कोई भर्तियां ऐसी की जाती हैं कि उसकी वजह से चीजें चैलेंज हो जाती हैं, बाकी पार्टियां शायद इस तरह भर्तियां करती हैं कि उनकी चीजें चैलेंज नहीं होती। देखिए बाबर गौरी को कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे सामने की चीजें, उसने कराची के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में भर्ती किया, और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं, उससे बलोच हैं, पठान भाई हमारे, सिंधी हैं, ये तो मेरे सामने ही कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो मैंने। तो आप फिर दोबारा से जो है यानी आप हेल्थ और इनमें तमाम ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। रहनुमा मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।